जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान, अपने भाषण के दौरान अनगिनत ऐसी योजनाएं, अनगिनत ऐसी नीतियां और अनगिनत ऐसी बातें उन्होंने जो है किया है, जो देश के लोगों के लिए, देश के वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है। और इन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम 9 रत्न 9 बिंदुओं में जो है डिवाइड करके जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे 9 पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के कृषि के लिए, भारत के सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, व्हीकल्स का क्षेत्र हो, फिर सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, स्ट्रैटेजिक सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, हर एक डोमेन पर, हर एक सेक्टर पर किस प्रकार से भारत सरकार अभी अपना बल दे रही है या उनकी योजनाएं क्या हैं, वो आने वाले समय में किन किन चीज़ों पर और ध्यान केंद्रित करने जा रही हैं, कैसे वो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कैसे वो अमेरिका, चाइना या अन्य देशों पर जो हमारी निर्भरता है उसको कैसे वो रिड्यूस करेंगे। और आज जो दुनिया भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत करता है ना, आने वाले समय में जब भारत आत्मनिर्भर होगा तो कोई भी देश भारत के ऊपर चाहे कितना ही टैरिफ क्यों ना लगा ले, किसी भी प्रकार का उनका एटीट्यूड चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, भारत के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर भारत आत्मनिर्भर होगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। 9 बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 9 ऐसे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए अपने बयानों और वक्तव्यों में रखा। सबसे पहले उन्होंने विकसित भारत रोजगार, ठीक है, विकसित भारत रोजगार की उन्होंने परिकल्पना दिया या फिर अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा इसमें क्या है कि वो तमाम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का जो है फंड वो जारी करने वाले हैं, जिसमें से कि आप कह सकते हो कि जितने भी युवा हैं, चाहे वो निजी सेक्टर हो या कहीं भी हो, तो उसमें अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या कहीं उनके नौकरी लगती है तो ऐसे युवाओं को 15-15 हज़ार रुपया का जो है रकम उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे अभी दुर्गा पूजा के बाद दिवाली का पर्व आने वाला है और दिवाली के पर्व पर भारत की सरकार ने पहले ही जो है इसकी घोषणा कर चुके हैं कि हम आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो जीएसटी का आपको पता है कि यह टैक्स रिफॉर्म बहुत पहले ही भारत सरकार के द्वारा लाया गया था और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी संशोधन करने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है, जैसे टैक्स स्लैब कम करना, टैक्स को रिड्यूस करना, बहुत सारी चीज़ों को जो है टैक्स फ्री करना और बहुत सारे जो है फेसलेस जो है ट्रांजैक्शन वगैरह बनाना या डील करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टैक्स रिफॉर्म में और भी कर सकते हैं या कदम उठा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले दिवाली में हम जीएसटी से संबंधित एक कमेटी का गठन करेंगे, जो कमेटी इस चीज़ का निर्धारित करेगी कि जैसे मान लो अभी 28% है, 18% है, आपका कह सकते हो 12% है, 5% है, हो सकता है कि 1-2 स्लैब को हटा दिया जाए, जो 18% में है उसको 12% में कर दिया जाए। तो जो भी सारी चीज़ें हैं ये आने वाले समय में निर्धारित किया जाएगा, लेकिन जीएसटी और टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म होंगी। अब जैसे रिसेंटली पिछले ही जो है बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि 12 लाख तक किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स अब भारत के लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, खास करके सामान्य लोगों के लिए। चलिए, तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स की हम उम्मीद रख रहे हैं और इसको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट पर बात करूं तो ये देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन को समझिए। सुदर्शन चक्र मिशन कहने का मतलब है, सुदर्शन चक्र आपको पता हो वो कृष्ण भगवान का चक्र था और सुदर्शन धारी भी उन्हें कहा जाता है, उनका नाम भी सुदर्शन है। ठीक है, तो सुदर्शन चक्र हमेशा चलते रहता है और यह जो है कृष्ण की नीति, महाभारत काल के कृष्ण की नीति अब देश की सुरक्षा की नीति बनने जा रही है। मतलब देश का सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्ट्रैटेजिकली कैसे हम देश को प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे दुश्मनों से हम निपटेंगे, ये सब सारी नीतियाँ जो कृष्ण भगवान ने अपनाई थी महाभारत काल में। कहने का मतलब है कि अटल जी का युग, हमने पहले ही कहा था, अटल जी का युग जो है मर्यादाओं का युग था, एक प्रकार से कह सकते हो वह राम का युग था। और अभी जो नरेंद्र मोदी का युग है वह श्री कृष्ण का युग है। ठीक है, जैसे कृष्ण कह सकते हैं कि देखो अर्जुन, जब कर्ण का पहिया धसा था तो कर्ण कह रहा था कि अभी हम निहत्थे हैं, अभी हम पे बाण मत चलाओ। फिर जो है कृष्ण अर्जुन को सिखलाते हैं, सुनो अर्जुन,
वो यही कर्ण है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये मौन था। वो ये वही कर्ण है जब अभिमन्यु का वध हो रहा था चक्रव्यूह में, तो यह मौन है। धर्म सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है, ऐसे विधर्मी और अधर्मी को अधर्म से भी मारा जा सकता है, तो सही समय है प्रहार करो। तो कहने का मतलब है कि अभी ये कृष्ण की नीतियों से जो है हमें लगता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है अपनी इस देश के सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा करेगी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके भाषणों से, उनकी नीतियों से। तो सुदर्शन जो है के नाम से ही चक्र मिशन चलाएंगे, और श्री कृष्ण से प्रेरित होकर, भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होकर आधुनिक रक्षा शक्ति के ऊपर जो है भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ध्यान देगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे है इसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहने का मतलब है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो कई सारे ऐसे पुराने नियम कानून जो एकदम आदम युग का बना हुआ था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। जैसे भारत का जो पेनल आईपीसी कोड थे 1860 में बना था, उसको हटाकर भारतीय न्याय संहिता लाई गई। ऐसे अनगिनत जो है कानून हैं, अनगिनत ऐसे रिफॉर्म हैं जो देश को ज़रूरत है। जैसे अब बैंक अकाउंट खोलना हो, कई सारे आपको आय प्रमाण पत्र बनाना हो, कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाना हो, तो बहुत सारी आप जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करना हो तो यूपीआई की तरह जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है डिजिटलीकरण किया गया और रिफॉर्म्स के माध्यम से बदलाव किए गए, और यही रिफॉर्म है, रिफॉर्म जो है यही रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की ओर ले जाती है। जब आप रिफॉर्म करते हैं आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, और यही परफॉर्मेंस जो है पूरा का पूरा कह सकते हो आगे आपके देश का ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाता है, उसमें बदलाव होता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद जैसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस वगैरह हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, कई सारे पॉलिसी प्रोसेस के स्तर पर जो है रिफॉर्म किए गए हैं। तो इस प्रकार के अनगिनत रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं हर एक सेक्टर में, और ये बहुत ज़रूरी भी है देश की उन्नति और प्रगति और विकास के लिए। चलिए, तो चौथा पॉइंट हमने बात कर लिया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसमें नेक्स्ट जनरेशन क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बल दे रही है और आने वाले समय में भी देगी। पांचवा पॉइंट है हाई पावर डेमोग्राफी। देखो मिशन, डेमोग्राफिक मिशन कहने का मतलब स्पष्ट है, हमने कई वीडियो में कह चुके हैं कि जिस प्रकार से लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, उसी प्रकार पॉपुलेशन जिहाद है, जनसंख्या विस्फोट। पहला तो है कि अवैध रोहिंग्यास और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को भारत में घुसपैठ कराकर जो है भारत की नागरिकता प्रदान करना, या उसका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड बनाना। ये पूरा का पूरा एक नेक्सस चल रहा है जी। और ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां इनके मेजोरिटी है वहां पे इनको बसाए जा रहे हैं विथ अ प्लान्ड मैनर। दिस इज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ दिस नेशन। और आने वाले समय में आपको पता ही है जिस जगह ये बहुमत में आ जाते हैं वहाँ फिर अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी को कोई स्पेस नहीं मिलता, उन्हें पलायन करके वहाँ से भगा देते हैं। आप देखो एकमात्र इस्लामिक जो है डोमिनेटेड राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ से काश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, फिर वहाँ वो लोग शरिया लागू करेंगे और धीरे धीरे जब इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो एक अलग देश का ये डिमांड करेंगे जैसे इन्होंने पाकिस्तान का किया था। तो आप इस बात को समझिए। और नरेंद्र मोदी और सारे जितने भी पत्रकार या जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को वो जानते थे कि भारत में किस प्रकार से कई सारे जिले, कई सारे राज्यों में अब हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। भारत को सजग रहना होगा, अन्यथा यह राष्ट्र जो 1947 में विभाजित हुआ था फिर भी मुसलमान यहाँ रह गए, और आने वाले समय में जिस प्रकार से इनकी डेमोग्राफी यहाँ बढ़ रही है, बदल रही है, यह लोग फिर जो है अपनी गद्दारी जो है दिखाएंगे और अलग राष्ट्र का मांग करेंगे। आप देखते जाओ ये लोग जो है किस प्रकार से 1947 में जो इन्होंने नीति अपनाई थी वही नीति आने वाले समय में जब इसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये अपनाएंगे। आगे देखो, छठा पॉइंट है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नरेंद्र मोदी की नीतियों में। समुद्र जैसे अभी पूरा का पूरा भारत 3 साइडों से जो है 3 साइड बाउंड जो है वो सी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो जैसे अभी मुंबई हाई है, मुंबई हाई में पेट्रोलियम मिला है, तो ऐसे भारत के हर जगह जहाँ जहाँ समुद्र है सब जगह ऐसे खोज किए जाएंगे कि कहाँ पेट्रोल है, कहाँ पे जो है क्रूड ऑयल का भंडार है, कहाँ नेचुरल गैस का भंडार है, और हम फिर उसकी माइनिंग करेंगे जिससे देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी होगा। इसके साथ साथ 7 पॉइंट में हम बात करेंगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। यह भी इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स किसको कहते हैं? जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल मिनरल है।
जैसे अभी पूरी दुनिया जो है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, सोलर पैनल्स की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जैसे लिथियम आयंस बैटरी वगैरह है, तो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की हम जो है के बारे में पूरे देश में सर्वे करेंगे और जहाँ जहाँ क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी माइनिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, हाइड्रोजन व्हीकल्स के सेक्टर में, साथ साथ सोलर पैनल्स बनाने और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हमें दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहना पड़े। और इस सेक्टर में अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे तो धीरे धीरे क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी की तरफ और ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत बढ़ेगा और भारत एनर्जी के सेंस में सेल्फ रिलायंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होगा। चलिए 8वां पॉइंट हम बात कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बोला, वह 10 टाइम न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमें बढ़ाना है बाई 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट रखा है कि हम जो है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको 10 गुना बढ़ाना है 2047 तक। और जो हम ऑयल वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी एनर्जी रिक्रूटमेंट और एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस पर हमें अपने आश्रय को धीरे धीरे रिड्यूस करना है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 9 जो अगला और सबसे लास्ट पॉइंट है वो मेड इन इंडिया जेट फाइटर। मेड इन इंडिया जेट फाइटर कहने का मतलब है भारत जो फाइटर जेट होते हैं वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और खास करके उसके इंजन। तो हमें भारत में अपने इंजन बनाने हैं। जैसे अभी हमने बड़े बड़े मिसाइल को प्रक्षेपित करने में सक्षम है, एक साथ 100 से अधिक जो है हम जो है सैटेलाइट और उपग्रहों को जो है भारत वो जो है अंतरिक्ष में या फिर दुनिया और में जो है आकाश में जो है प्रक्षेपित करता है। ठीक उसी प्रकार आप देखो भारत जो है गगनयान मिशन के बारे में बात किया है, स्पेस सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खोल रहा है। तो भारत इस दृष्टिकोण में और नरेंद्र मोदी इस जो है क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है उन्होंने पॉइंट कहा है कि हम जो है अपने जेट इंजन्स वगैरह भारत में ही बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमें इसके जैसे युद्ध हो रहा है तो युद्ध में अगर आप जेट इंजन विदेशी है उसमें कुछ खराबी हो गया, कुछ कलपुर्जे खराब हो गए, तो हमें दूसरे देश पे जो है डिपेंडेंट रहना होगा उसके कलपुर्जों को ठीक करने के लिए, बनाने के लिए, एंड व्हाट्सएवर इट में भी। अगर हमारे देश का जेट इंजन होगा तो हम सेल्फ रिलायंट होंगे। अब जैसे देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो किसी देशों पर निर्भर हमने नहीं रहा। कोई भी निर्णय हो युद्ध से संबंधित तो उसको लेने के लिए हम स्वतंत्र होंगे, किसी देशों पे हमें आश्रित नहीं रहना होगा। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है। इसका हमने निचोड़ आपको 9 पॉइंट में, 9 रत्न में आपके सामने जो है प्रस्तुत किया। तो आने वाले समय में भारत को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, नव निर्मित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अभी इस 9 पॉइंट्स पे जो है बल दिया है, 9 बिंदुओं पे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।